हाय वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन के अंदर हम मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम बाय यूजिंग अपर कॉन्फिडेंस बाउंड प्रैक्टिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑल्दो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमने प्रीवियसली कर रखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप यूट्यूब पर जाने के बाद फ़ाद हुसैन से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है और आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाकर वो तमाम वीडियो को देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जो भी कोर्स सेशन होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है, fadhusaincs.blogspot.com पर आप जाएंगे या फिर आप फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के कीवर्ड से मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेट टैब है डेटा साइंस मशीन लर्निंग का, जहाँ पर तमाम कोड ईजिली आपको मिल जाएंगे और आप फ्रीली उसे डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन पे क्या करने वाले हैं, इस सेशन पर हम अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के जो स्ट्रैटेजिकल हमारे पास स्टेप्स थे, विच मीन स्टेप 1, 2 और 3, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम प्रैक्टिकली इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपर कॉन्फिडेंस बाउंड पे जाने से पहले देखते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम जो मैं अपर कॉन्फिडेंस बाउंड से सॉल्व करने वाला हूँ, अगर मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँ रैंडम सिलेक्शन से, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन से मुराद ये है कि जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें कुछ एड्स मौजूद हैं, जहाँ पर यूज़र ने अगर उसे क्लिक किया है तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया है 1, और अगर उसने ये क्लिक नहीं किया तो उसे रिवॉर्ड 0 दिया गया है, जो हम थ्योरेटिकल सेशन पर तफसीलन जान चुके हैं इसकी स्ट्रैटेजी अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की क्या है। और अगर उन्हीं डेटा सेट के जो हमारे पास डेटा सेट कम्प्लीटली मौजूद है 10,000 ऑलमोस्ट, तो उनमें से अगर मैं रैंडमली पिक करूंगा एड्स को तो हमारा जो टोटल रिवॉर्ड होगा एट लास्ट वो क्या हो सकता है, ठीक है। और रैंडमली से हमें क्या बेनिफिट्स हैं या क्या ड्रॉबैक हैं वो भी हमें समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम जाकर उस चीज़ को देखेंगे अपर कॉन्फिडेंस बाउंड में कि वो कितना बेनिफिशियल है हमारे पास उस रिस्पेक्ट से जो हम रैंडम सिलेक्शन से पहले कर रहे थे। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, numpy, matplotlib एंड pandas। तो सबसे पहले मैंने इसे इंपोर्ट किया। उसके बाद डेस्कटॉप पर हमारे पास डेटा सेट है ads.csv फाइल की। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपने डायरेक्टिव को सेट कर लें डेस्कटॉप पर, और उसके बाद मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। जूम आउट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा सेट के हवाले से बता देता हूँ कि डेटा सेट पे क्या चीज़ें अपेयर हैं और वो किस चीज़ को शो करनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास एड्स के कुछ डेटा सेट हैं जिसमें 10 वर्जन्स ऑफ एड्स मौजूद हैं, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट के। जो हम थ्योरेटिकल सेशन पे भी हमने बात किया था कि एक ही किसी प्रोडक्ट के 10 एड्स हैं और रैंडमली उन एड्स को किसी वेबसाइट पर शो किया गया है, और जहाँ पर जिस ऐड को एक यूज़र ने क्लिक किया है तो हमने उस एड्स को रिवॉर्ड दिया हुआ 1, और जहाँ पर उसने उसे क्लिक नहीं किया है तो हमने उसे 0 रिवॉर्ड दिया हुआ है। इस तरह से ये ऑलमोस्ट हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट वर्जन ऑफ एड्स के साथ डिफरेंट यूज़र पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और जहाँ पर उसने क्लिक किया है हमने उसे 1 रिवॉर्ड दिया हुआ है, और एज़ यूजुअल जहाँ पर उन्होंने क्लिक नहीं किया उसे 0 रिवॉर्ड दिया गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन करेंगे या अपर कॉन्फिडेंस बाउंड इस्तेमाल करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम रिवॉर्ड यानी वो कौन सा ऐड है जहाँ पर यूज़र ने सबसे ज़्यादा क्लिक किया है, ताकि हम जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो हम उसे बता सकें कि कौन सा ऐड ऐसा है जिसे आप सबसे ज़्यादा शो करें तो उसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड या मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। लिहाजा डेटा सेट को हमने जान लिया है, और सबसे पहले अब हम चलते हैं कोड सेक्शन की तरफ जो हमारा मेन पार्ट है। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू यहाँ पर रखी जो कि 10,000 रिकॉर्ड्स को शो कर रही है, और यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ वर्जन्स को शो कर रही हैं, और एट लास्ट हमारे पास जो सिलेक्टेड ऐड होंगे वो एक लिस्ट की फॉर्म पर यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले लूप चलाया, एक लूप में हमने n की वैल्यू जो 10 है उस आइट्रेशन को यूज़ किया, और एक वेरिएबल में हमने रैंडम रेंज को लिया है ताकि वो हर वैल्यू से हमारे डेटा सेट से रैंडमली वैल्यू को लेते रहे, और उसके बाद ऐड सेलेक्टेड के अंदर उस वैल्यू को अपेंड करवाते रहे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि वही वैल्यू बार बार इसमें क्या होती रहेगी, अपेंड होती रहेगी। फिर हमने एक वेरिएबल लिया रिवॉर्ड का, और डेटा सेट से वैल्यू को लेने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू द आइट्रेशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ एड्स, वो तमाम वैल्यू रिवॉर्ड पर आती रहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू द आइट्रेशन। हर लाइन के जितने भी वर्जन्स हैं यानी 10 वर्जन्स हैं उसमें आइट्रेशन चलती गई, और रैंडमली उसने हर एक लाइन से एक किसी भी ऐड को लिया, और ऐड को लेने के बाद जब वो तमाम वैल्यूज़ आइट्रेट हो गई तो टोटल रिवॉर्ड जो वेरिएबल्स है उसके अंदर वो रिवॉर्ड आकर शो हो गया। लेकिन जैसे कि सिस्टमेटिकली पहले बताया गया कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो हम रैंडम सिलेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो इस डेटा सेट के मुताबिक
अगर रैंडमली देखूं तो वो ऐड नंबर 1 भी क्लिक कर सकता है, तो जब अगर वो ऐड नंबर 1 लेगा तो हमें रिवॉर्ड 1 मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो यही नंबर ले, रैंडमली वो कोई भी नंबर ले सकता है। तो जिस नंबर को भी वो ले रहा है उसकी वजह से वही वैल्यू जो कि उस एड्स पर मौजूद है, विच मीन 0 या 1, वो उसमें काउंट होगी और वही एट लास्ट हमारे टोटल नंबर ऑफ रिवॉर्ड में काउंट हो पाएगी। लिहाजा लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया मैंने और ये हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर आपको टोटल रिवॉर्ड शो करते हैं। तो आप देख रहे हो रैंडमली सिलेक्शन होने की वजह से जो हमारे पास 10,000 ऑफ रिकॉर्ड थे बाय यूजिंग इंडिविजुअली 10 यूनिक एड्स, ठीक है, जो डिफरेंट वर्जन्स थे, उनमें से सिलेक्शन के बाद 1256 विच मीन 1256 वैल्यू रिवॉर्ड के तौर पर आई है। लेकिन जब जब आप इस कोड को बार बार इंप्लीमेंट करते रहेंगे, विच मीन एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तो रैंडमली सिलेक्शन हर दफ़ा चेंज होती रहेगी। लेट्स सी अगेन। तो अगेन सिलेक्शन, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, 1223 सेम एंड 1234 1264 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ आप देखेंगे 12 और 1300 के दरमियान, या फिर मुमकिन है कि उससे ज़्यादा हो क्योंकि रैंडमली सिलेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से तमाम एड्स को रैंडमली सिलेक्शन मिल रही है। तो इस रैंडमली सिलेक्शन की वजह से आपको वो कोई ऐड के बारे में पता नहीं चल पा रहा कि वो कौन सा ऐड है जहां पर हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। यही वजह है कि जब आप उस ऐड सिलेक्टेड को, जहां पर तुम तमाम वैल्यू को अपेंड करवा कर एक लिस्ट की फॉर्म पर सेव कर रहे थे, वहां पर जब तुम विजुलाइज करोगे अपने एड्स को, तो आप ग्राफिकली देखोगे कि ऑलमोस्ट तमाम विजुलाइजेशन के स्टेप्स में तमाम एड्स को इक्वली चांसेस मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन के ज़रिए से ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऐड है जो यहाँ पर मैक्सिमाइज शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम फाइनली ये प्रोडिक्शन कर सकें फ्यूचर में कि ये वो ऐड है जो सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है। तो ये बेसिकली इसका ड्रॉबैक था कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को रैंडम सिलेक्शन के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमाइज का पता चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आप अपने मैक्सिमाइज गोल को, यानी मैक्सिमम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और अपने सोल्यूशन पे ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब मूव करते हैं अपने उस प्रॉब्लम पर जिस प्रॉब्लम पर हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकल सेशन पे भी हमने बात की कि अपर कॉन्फिडेंस बाउंड, और उस अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के अंदर हमारे पास जो कुछ स्टेप्स थे वो कुछ इस तरह से थे जिसको हमने फर्स्ट सेशन पर इग्नोर किया था। तो फर्स्ट स्टेप पर आप देख रहे हो अपर कॉन्फिडेंस बाउंड में हमारे पास एट ईच राउंड एन वी कंसीडर 2 नंबर फॉर ईच एड आई, यानी हर एक राउंड पर हमारे पास 2 चीज़ें कंसीडर करने के लिए एन आई एंड आर आई। तो एन आई शो कर रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स द एड आई वॉज सेलेक्टेड अप टू द राउंड एन, यानी वो कौन सा टाइम है, वो वैल्यू है जिसमें हर एक लाइन पर एक ऐड को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह द सम ऑफ रिवॉर्ड ऑफ द एड्स आई अप टू द एन, तो जितनी वैल्यूज़ हैं आई टू एन के दरमियान उसमें कितने ऐसे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, उन तमाम का सम आर आई के अंदर क्या हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा। लिहाजा इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और उसके बाद हमने डेटा सेट इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद ये वो हमारे पास वेरिएबल हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स, जिसको हमने 0 मल्टीप्लाई बाय डी किया है। यहाँ डी से मुराद ये है कि जब एक लाइन पर हमारे पास 10 वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो उस वर्जन्स की वजह से यहाँ पर डी की वैल्यू हर एक आइट्रेशन पर इससे बार बार क्या होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी, जो हम लूप के अंदर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट पे जाकर देख रहे होंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे बताया जा रहा है कि द एवरेज रिवॉर्ड ऑफ द एड्स आई अप टू एन, ठीक है, जो एवरेज हमारे पास रिवॉर्ड आने वाला है वो बाय डिवीजन ऑफ दीज 2 वैल्यूज है, यानी आर आई डिवाइड बाय एन आई। तो आर आई डिवाइड बाय एन आई के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इफ कंडीशन पर, ठीक है, जो अभी हम इस हवाले से जानते हैं कि ये कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम स्टेप को समझ लेते हैं कि सम ऑफ रिवॉर्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेक्शन आई। तो इन दोनों चीज़ों को इस रिस्पेक्ट से हमने डिवाइड कर दिया जिसमें हमें एवरेज रिवॉर्ड का पता चल गया। इसी के सेकंड पर लिखा हुआ है द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना, जिसमें हमने हमारे पास जो एवरेज रिवॉर्ड था हमने उससे डेल्टा आई माइनस किया और इसी तरह एवरेज रिवॉर्ड पर हमने डेल्टा आई को ऐड किया है, जिसका फॉर्मूला क्या है, √3 log n डिवाइड बाय 2n आई n। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द डेल्टा वैल्यू हमने वेरिएबल एक बनाया डेल्टा आई, जहाँ पर हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट की वैल्यू ली, ठीक है, जो मैथ के ज़रिए से, और हमने इंपोर्ट करवाया हुआ मैथ को। उसके बाद 3 डिवाइड बाय 2 मैथ डॉट लॉग, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सिलेक्टेड आई।
वहाँ पर अगर हम शीट पे अपनी इस वैल्यू को देखें तो सिंपली वो n है, लेकिन ये लूप में रहने की वजह से जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी हमारी वो 0 से स्टार्ट होगी। यही वजह है कि यहाँ पर वैल्यू हमें log 0 नहीं बल्कि log 1 से स्टार्ट करनी है। यही वजह है कि यहाँ पर +1 ऐड किया गया है। तो सेकंड स्टेप भी हमारे पास हो गया। अब हम पूरे कोड को सिस्टमैटिकली समझते हैं कि हमने 2 स्टेप्स तो देख लिए कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने दोनों वेरिएबल्स ni एंड ri को यहाँ पर इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले हमने कंडीशन बताई कि जो हमारे पास आइट्रेशन है फर्स्ट वो n की चलेगी 0 to n, और 0 to n की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर ऑफ तमाम वो हैं जो एड्स की हमारे पास मौजूद हैं, 10,000 एड्स हैं, और इस एड्स की आइट्रेशन फ्रॉम 0 to n चलेगी, 10,000 चलेगी। इसमें नेस्टेड कंडीशन पर हमने एक और ऐड लिया हुआ है, यानी हर एक इंडिविजुअल आइट्रेशन पर आपने 10 जो हमारे पास एड्स की टाइप हैं उनको रीड करना है, जिसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आई, नंबर ऑफ सिलेक्शन की इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पर 0 है जो कि d से मल्टीप्लाई होगी। वहाँ पर मैंने पहले कंडीशन में बताया हुआ है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये फर्स्ट आइट्रेशन में ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, तो यकीनी तौर पे हम एल्स पे चले जाएंगे। एल्स पे हमारे पास वेरिएबल अपर बाउंड है, ठीक है। जो अपर बाउंड की अगर वैल्यू आप देखें तो यहाँ पर 10 की पावर 400 रखी गई है। अच्छा, ये एक लॉजिक है जो जब हम थ्योरेटिकल सेशन पर अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की बात कर रहे थे, और इसे इतनी बड़ी वैल्यू रखने की वजह ही यही है कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो हम अपने मैक्सिमम अपर बाउंड को उसके बराबर कर सकें। यानी जब फर्स्ट कंडीशन चली हमारी तो अपर कॉन्फिडेंस बाउंड जिसकी वैल्यू अगर आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट से देखो तो 10 की पावर 400 है, लेकिन मैक्सिमम अपर बाउंड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। तो यही वजह है कि पहली कंडीशन जब ये देखी गई तो जाहिर सी बात है 10 की पावर ग्रेटर देन है दिस वैल्यू, और उसके बाद मैक्सिमम अपर बाउंड बराबर हो गया अपर बाउंड की, यानी इसकी वैल्यू भी यही हो गई जो है। तो ऐड की वैल्यू जो 0 थी, 0 होने के बाद इसकी वैल्यू अब नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाकर 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी पहली आइट्रेशन पर 1 हुई और 2 हुई, इसी तरह से ये तमाम वैल्यूज चलती जाएंगी। तो हमें फर्स्ट आइट्रेशन पर यानी फर्स्ट लाइन ऑफ वेरिएबल पर, अगर मैं इसे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से शो करूं तो जो हमारे पास एड्स हैं, तो हमारे पास डेटा सेट ये वेरिएबल है, तो जो 10,000 की आइट्रेशन थी इसमें फर्स्ट आइट्रेशन पर भी मुझे एक नेस्टेड लूप चलाकर ये 10 वैल्यूज को आइट्रेट करना है। तो हम हर आइट्रेशन पर फर्स्टली चाह रहे हैं कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मिले, फिर उसके बाद ये आइट्रेशन नेक्स्ट टाइम भी चले। लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ऐड की वैल्यू दोबारा से आई के बराबर हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाकर बताते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये कि वी सेलेक्ट द ऐड आई दैट हैज़ द मैक्सिमम यूसीबी। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है 10 की पावर 400, ये इसी स्टेप को शो कर रहा है कि जब तक हमारे पास अपर बाउंड की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी हम अपने कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे उस रिस्पेक्ट से जो एल्गोरिथम के। तो जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुई और उसके रिस्पेक्ट से आइट्रेशन चली तो हमने फाइनली एड्स जो सिलेक्टेड वैल्यू थी जो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म पर है उसमें हर एक ऐड की वैल्यू को अपेंड करवा रहे हैं। अपेंड करवाने के बाद हमने सिलेक्शन वैल्यूज़ के अंदर इंक्रीमेंट करवाई, और इंक्रीमेंट करवाने के बाद एट लास्ट हम उसी वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, उन तमाम रिवॉर्ड्स को जो सिलेक्टेड वैल्यूज़ के ज़रिए से हासिल हो रही हैं अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के, उसको हम एट लास्ट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जो काम आप रैंडम सिलेक्शन के ज़रिए से पहले कर रहे थे, अब आपने अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की एक वैल्यू को जो कि हमारे एल्गोरिथम का एक पार्ट है उसे यूज़ करते हुए यूज़ किया, और एट लास्ट टोटल रिवॉर्ड के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ आकर मैक्सिमाइज फॉर्म पर ऐड हो जाएंगी जिस तरह से रैंडम सिलेक्शन पे हो रहा था। तो लिहाजा मैं अपने टर्मिनल को सबसे पहले रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने रैंडम सिलेक्शन पे ये काम किया था, और उसके बाद हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट डेटा सेट, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सिर्फ पहले ये पार्ट करके दिखाता हूँ जो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 और 2 के लिए रिजर्व की थी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। तो अगर आप फर्स्ट एंड 2 स्टेप पर देखें तो हमारे पास ऐड सिलेक्शन खाली है, क्योंकि ऐड सिलेक्शन जो है वो इफ कंडीशन के बाद अपेंड हो रहा है, ठीक है। और अगर आप एड्स की वैल्यू देखें सिर्फ, तो इसमें भी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन पर जब इसकी वैल्यू 0 थी तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि अपर बाउंड की वैल्यू स्टार्टिंग पे इनिशियलाइज हुई थी, तो यही वजह है कि हम इफ़ की कंडीशन पर आ गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे नेक्स्ट राउंड पर हम जाएंगे, आई की वैल्यू आगे होगी, तो अपर बाउंड की वैल्यू आप देखें यहाँ से रीनेम हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये रीनेम वैल्यू होगी तो खुद ब खुद यहाँ पर कंडीशन
फॉल्स से क्या होना शुरू हो जाएगी, ट्रू होनी शुरू होगी, तो एड्स की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी। देन फाइनली अगर मैं अब पूरे कोड को लेकर चलूं, जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट भी है जहां पर हमने अपर कॉन्फिडेंस बाउंड के साथ फिर सिलेक्शन और टोटल रिवॉर्ड के लिए काम किया, तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन। और अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास टोटल रिवॉर्ड की वैल्यू है फर्स्ट, ठीक है ना, जो प्रीवियस यानी रैंडम सिलेक्शन तक हमारे पास 12 और 1300 के दरमियान आ रही थी, अब वो 2178 की वैल्यू के साथ शो कर रहा है, और हमारी वैल्यू कितनी मैक्सिमाइज हो गई विथ रिस्पेक्ट टू द रैंडम सिलेक्शन। साथ ही साथ ये सिलेक्शन किस तरह से हुई, ठीक है ना, इसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया हुआ था वो ऐड सेलेक्टेड लिया हुआ है, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर एम्प्टी लिस्ट थी। लेकिन जैसे ही आइट्रेशन की तमाम वैल्यू चली 10,000 के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी तमाम वैल्यूज से एक एक वैल्यू को रैंडमली लिया गया विद रिस्पेक्ट टू द आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन 0 के लिए चली, लेकिन जैसे ही 1 की आइट्रेशन पर आने लगे आप, तो आप जैसे जैसे आइट्रेशन को मूव करते जाओगे आप देखो सीरीज में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो रही है, और ये उस वैल्यू को ज़्यादा हैंडल कर रहा है जहाँ पर अपर कॉन्फिडेंस बाउंड की वैल्यू फुलफिल हो रही है। तो हम रैंडमली नीचे मूव करते जा रहे हैं और 10,000 तक ये रिकॉर्ड चलता रहेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ऐड नंबर 4 है, ठीक है, अगर मैं पाइथन के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो ऐड नंबर 4 है, और मैं अगर अपने ऐड के डेटा सेट के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो वो ऐड नंबर 5 है, क्योंकि इन पाइथन इंडेक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ऐड नंबर 5 या फिर इस रिस्पेक्ट से ऐड नंबर 4 सबसे ज़्यादा रैंडमली रिपीट होने वाला नंबर है यहाँ पर, जिससे मैं कह सकता हूँ कि ऐड नंबर 5 हमारे पास सबसे मैक्सिमाइज ऐड है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लिक हो रहा है। लेट्स सी, तो फाइनल स्टेप हमारे पास जिस तरह से हमने रैंडम सिलेक्शन पर ऐड सेलेक्टेड को विजुलाइज करवाया, अब इसी तरह से हम ऐड सेलेक्टेड को ही विजुलाइज करवा रहे हैं। तो रैंडमली जैसे ही हमने जब विजुलाइज करके देखा था, तो ऑलमोस्ट तमाम एड्स हमारे पास इक्वली विजुलाइज होकर आ रहे थे, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन थी, वहाँ पर कोई अपर कॉन्फिडेंस बाउंड मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अपर कॉन्फिडेंस बाउंड से यूज़ करते हुए ऐड सेलेक्टेड को विजुलाइज करते हैं, तो आप देख रहे हो कि ऐड नंबर 5 ओके विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर 4 हमारे पास वो एड्स है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होकर हमें यहाँ पर अपनी वैल्यू को शो कर रहा है। और इस एल्गोरिथम से हमें फाइनली ये पता चला कि ये वो ऐड है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लिक हो रहा है, और इन फ्यूचर एज अ डेटा साइंटिस्ट मैं उस ऑर्गेनाइजेशन पर जहाँ पे ये काम कर रहा हूँ उन्हें बता सकता हूँ कि ये ऐड वो है जिसे सबसे ज़्यादा यूज़र को शो करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम या हमारा बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन थी कि किस तरह से अपर कॉन्फिडेंस बाउंड को यूज़ करते हुए हम मल्टी आर्म बैंडविड्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम आगे जाएंगे थॉमसन सैम्पलिंग की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि थॉमसन सैम्पलिंग किस तरह से अपर कॉन्फिडेंस बाउंड को बीट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमाइज्ड वैल्यू। थैंक यू।